Welcome once again to the world of physics. और again it's time to discuss about 12th CBSE physics. हम लास्ट सेशन तक इलेक्ट्रिक डायपोल डिस्कस कर चुके थे. इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो भी केस है वो हमने सारे कर लिए. अब हमें बढ़ना है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फिर इससे रिलेटेड हमारे पास एक मेजर हेडिंग बनेगी जो कि आएगी गोज लॉ, उसका प्रूफ और उसके एप्लीकेशन और हमारे चैप्टर का दी एंड. ठीक है, तो अब ये जो नई क्वांटिटी आई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या लिखा ब्रैकेट में, ये एक सिंबल है. जस्ट लाइक आपने एक सिंबल देख रखा है थीटा, है ना, वैसे एक ही सिंबल होता है फाई, है ना. इसके अंदर आप एक हॉरिजॉन्टल डंडी लगाते हो अंदर की तरफ, इसमें आप एक वर्टिकल डंडी लगाओगे इन एंड आउट. दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई. क्लियर. तो ये फाई है, वो कोई खास बात नहीं है. आई थिंक आप पहले से इसको जानते भी होंगे, नहीं तो अब जान गए. बोलना सीखना है उसको. अब देखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है. ये तो हमारे सामने कुछ नया नाम आया. इलेक्ट्रिक है, इसका मतलब चार्ज से कुछ लेना देना है इसका. इस क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं. पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्योंकि हमने कहा था जब भी कोई नई क्वांटिटी आएगी तो उसको अपने कुछ अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे, है ना. 5-6 चीज़ें कही थी अपने ने, वो डिस्कस करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी. इसकी डेफिनेशन होगी कि इट रेफर्स टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, या प्रिसाइजली कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया. लिंक्ड विद एन एरिया. ठीक है तो छोटी सी सिंपल सी, पर जब तक समझेंगे नहीं, डिस्कस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, कि कोई एक एरिया अगर हमारे पास हो उसमें से कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बात समझते हैं. अपने एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाते हैं. लाइक हमारे पास इस तरह से प्लेट्स लगा रखी हो. एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है. आपको पता है ये जब भी लगाते हैं अपने क्यों लगाते हैं, ताकि हम इसके अंदर फील्ड क्रिएट कर सके, है ना. हम इसके अंदर फील्ड क्रिएट कर देंगे और फील्ड की डायरेक्शन जो बनेगी दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. अब इसके अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई एक एलिमेंट माने, कोई एक एरिया माने, ठीक है, कोई एक एरिया, सपोज इस तरह की कोई डिस्क रख दी अपन ने, सीडी रख दी, कुछ भी रख दिया, ऐसे रखा हुआ ये एरिया, ठीक है. अब ये 3D में दिखाया तो जा नहीं सकता, तो इमेजिनेशन ही करना पड़ेगा. जस्ट लाइक जैसे हमारे हैंड है ना, कि अगर ये वाली दीवार पॉजिटिव चार्ज हो, वो वाली दीवार नेगेटिव चार्ज हो, और बीच में उन्होंने कोई प्लेट रख दी, ठीक है. इस तरह का काम आपने वहां देखा था. इलेक्ट्रिक मोटर जब आपने पढ़ी थी, तब आपने सबसे पहली बारी 10th क्लास में जब पढ़ी थी, तब आपने देखा था ना. तो सिमिलर सी कुछ सिचुएशन है. ओके, बस फर्क है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. बात करते हैं हमारी डेफिनेशन की. डेफिनेशन क्या कह रही थी कि पहली बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस एरिया में आएगा जो खुद किसी चार्ज के आसपास रखा हुआ हो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड में हो. जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में ही नहीं है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा. नंबर टू ये कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसे कैसे पता कर सकते हैं. अब ये डेफिनेशन कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया. अब इस एरिया को ध्यान से देखें तो इसमें से 2 फील्ड लाइन लिंक कर रखी हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 2 यूनिट्स एज पर द कंडीशन जितना दिखाई दे रहा है. क्लियर. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई क्वांटिटी आई कुछ, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किसी एरिया में कितनी फील्ड लाइंस जा रही हैं, वो हमने पता करना है, जिसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब नेक्स्ट बात आती है कि ये आखिर चीज़ क्या है. तो पता लग गया आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी जा रही हैं, बट इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या है इसका. देखो, किसी एरिया में कोई अगर एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अब उसमें से जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो वो ही उस एरिया का इलेक्ट्रिक बिहेवियर कंट्रोल करेगी. ठीक है, तो हमें पता करना हो कि भाई ये किस तरह से बिहेव करेगा, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है ये. फिर बात आती है इसके फॉर्मूला की. नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी नई क्वांटिटी के वेलकम में आप बिछाएंगे फॉर्मूला. तो इसका फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ठीक है, आपको नाम दिखा, आपको सिंबल दिखाया, आपको डेफिनेशन दिखा दी, डायग्राम भी बना दिया, फॉर्मूला भी बता दिया.
अब ये क्या है, बड़ी जल्दी इस टॉपिक को किया भी जा सकता है, जस्ट क्विक क्विक क्विक, क्योंकि इसमें कुछ खास टिपिकल लगने वाली चीज़ नहीं है, पर इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत बारीकियाँ हैं। और आपको पहले ही बताया मैंने कि हमें बारीकियाँ पकड़नी है ताकि हम, और वो इसलिए पकड़नी है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मिस कर देते हैं। तो अगर लोग मिस कर रहे हैं तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम उन्हें पकड़ें और वी मे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम देम। क्लियर? तो क्या बारीकियां हैं यहाँ पे, लुक हियर, जैसे ये फाई है ना, तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा है। तो पहली चीज़ तो ये पकड़ो कि इसके अंदर एरिया को मैंने वेक्टर लिखा हुआ है। ये आपके लिए कोई नई तरह की चीज़ है कि एरिया वेक्टर कैसे हो गया। उससे पहले एक कॉमन बच्चा क्या सोच सकता है कि भाई फाई के फॉर्मूले में सर ने ई लिखा और ए लिखा है, वो तो ठीक ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब तो फील्ड लाइंस है ना, ठीक है। और एरिया जितना बड़ा होगा वो उतनी फील्ड लाइंस को कवर कर पाएगा। इसका मतलब जो फ्लक्स है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स एरिया दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए था और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। पर अभी सिर्फ जो बात है ना डायरेक्टली इन्वर्सली की नहीं रहेगी, यहाँ पे वेक्टर भी लगा हुआ है और ये डॉट प्रोडक्ट भी लगा हुआ है। तो एक बात देखने की, क्या एरिया वेक्टर होता है या एरिया वेक्टर नहीं होता। आज तक हमने कभी एरिया को वेक्टर नहीं कहा, हमने लेंथ को वेक्टर नहीं कहा, हाँ डिस्प्लेसमेंट को कहा है ना, वेलोसिटी को कहा, बट एरिया वेक्टर होता है या नहीं होता, हमने आज तक कभी भी एरिया को वेक्टर नहीं कहा। 6th-7th क्लास से हम निकालते आ रहे हैं, किसी का एरिया निकाला 180 मीटर स्क्वायर, किसी का निकाला 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकाले हैं बहुत सारे एरिया निकाला, उस पर पेंट करने का खर्चा निकाला, टाइल्स लगाने का खर्चा निकाला, बहुत सारे क्वेश्चन किए मैथ्स में ऐसे। पर उसमें वेक्टर जैसा क्या चीज़ है, तो पहला आपका दिमाग यहाँ दौड़ना चाहिए कि एरिया जो मैं आज तक पढ़ के आ रहा था, पढ़ के आ रही थी, जो एरिया है वो तो स्केलर क्वांटिटी हो, वेक्टर कैसे हो गया। तो लुक हियर, एरिया जो है वो स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है टीचर्स के पास बच्चों को फंसाने के लिए, उनकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि आपसे पूछा जाए एरिया क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, और अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि या तो आप स्केलर आंसर दोगे तो भी गलत है, वेक्टर आंसर दोगे तो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एरिया स्केलर भी है, वेक्टर भी है, बेसिकली स्केलर ही है। पर अगर किसी फील्ड के अंदर आ जाए, किसी वेक्टर फील्ड के अंदर आ जाए, तो वो वेक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। अब मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी बातें तुम्हारे ऊपर से जा रही हैं, पर ऐसा लास्ट तक नहीं होगा, अपने इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो देखो, लाइक ये एरिया है, अब ये समझो कि अगर इसकी ओरिएंटेशन मैं बदल देता हूं, इस डिस्क की ओरिएंटेशन में अगर बदल दूं, ये भी इस तरह से खड़ी है, इसको इस तरह से रख दें, क्या जो पहले हो रहा था, जो पहले रिजल्ट्स थे हमारे पास, पहले ऑब्जर्वेशंस थी, उसमें कुछ चेंज आएगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल आएगा। पहले फील्ड लाइंस जा रही थी इसी एरिया में से, अब इसी एरिया में से फील्ड लाइंस नहीं जा रही। 6th-7th क्लास के हिसाब से हम सोचें, इसका एरिया जितना निकालते थे, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या उतना ही आएगा? बिल्कुल उतना ही आएगा। क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो छोटे होते हमने क्या किया था, सिर्फ एरिया निकाला था, उसको कहीं पे रखते नहीं थे, किसी वेक्टर फील्ड में रखते नहीं थे, तो आप उसको क्या मान रहे थे? स्केलर। अब उस एरिया की ओरिएंटेशन, आपके लिए इजी कर देता हूँ, एरिया की ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंस रखती है कि आपका एरिया कितना बड़ा है, ये तो इंपॉर्टेंस रखता ही है, आज भी रखता है, कल भी रखता था, पर आज एक और इंपॉर्टेंस जुड़ गई है उस एरिया के साथ कि वो एरिया रखा कैसे है। क्लियर? ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन मतलब उसके डायरेक्शन, तो इसलिए एरिया को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी कहा है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसमें फोर्स है, एरिया इस जगह पे वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और एरिया वेक्टर जो ये होता है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर, लाइक ये बोर्ड है तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसे ऐसे बाहर निकलती हुई, आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन से बाहर निकलती हुई, इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी नॉर्मल टू द बोर्ड, और वी कैन से परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। तो पहली बारीकी ये सीखी आपने। हाँ, हम कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ये सारी बारीकियां हमें सिखा के क्या फ़ायदा, हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला करा दो ना, हमारे सिलेबस का तो यही काम है।
तो फिर आप लोगों ने फिजिक्स ज़्यादा सीरियसली ली नहीं, और ज़्यादा सीरियसली ली नहीं तो फिर आप ये वाला पार्ट स्किप कर दो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसकी बारीकी समझोगे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे। आपको छोटी छोटी बातें पता लगेंगी ना, तो आपको पता चलेगा ये जो छोटी सी बिंदी लगी है इसमें भी दिमाग लगा हुआ है कि यहाँ पे ये डॉट ही क्यों आया है, ठीक है। अभी बात करते हैं इसकी कि अब ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई कराना था तो आपने 11th में सीखा है ना, कि वेक्टर को वेक्टर से जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो या तो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, ये सीखा है। पर डॉट प्रोडक्ट क्यों करा हुआ है, क्रॉस क्यों नहीं किया हुआ? हो सकता है ये चैप्टर आपने पहले स्कूल में करा हो तो शायद वहाँ पे फॉर्मूला लिखा हो, आपको समझ भी आ गया हो, पर आपने ये क्वेश्चन उठाया हो नहीं उठाया हो, और मोर देन 50% बच्चे ये क्वेश्चन नहीं उठाते कि यहाँ पे डॉट क्यों लगा हुआ है, क्रॉस क्यों नहीं लगा हुआ। हमारे स्कूल में भी नहीं बताया गया था और मैंने भी ये क्वेश्चन नहीं उठाया था। जो बताया फॉर ग्रांटेड ले लिया कि हाँ यही होता होगा, मैं क्यों पूछूं, है ना। क्या पता कुछ गलत वलत क्वेश्चन पूछ लिया मैंने और मेरी बेइज्जती होगी क्लास में, तो फिर तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं तंग करने लग जाती हैं। आगे चलता है अपन कि जो डॉट लगा हुआ है यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं लगा हुआ। अच्छा क्वेश्चन है सोचने के लिए। तो आई विल टेल यू, तुम लगा के देख लो क्रॉस, है ना, ज़्यादा ही है तो बस लगा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट क्या निकलेगा। लुक हियर, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ये जब ये खुलेगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ई ए कोस ऑफ थीटा। ई मतलब इसका मैग्नीट्यूड, ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड, कोस थीटा यानी कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ओके, अगर ऐसा होता तो, या ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता, जो अपने बात कर रहे हैं, लाइक ये अपना नया फाई ई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता इन केस, ठीक है। तो क्या निकलता है इसका आंसर? पहली बात तो ये फाई, फिर फाई नहीं रहता, ये फाई वेक्टर बनता और ये आता ई वेक्टर ए वेक्टर और साइन मैग्नीट्यूड आएगा ना दोनों का, साइन ऑफ थीटा। थीटा तो इनके बीच का एंगल है। ओके, अब आप ध्यान से देखो कि अगर ये फील्ड इस तरह से है, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इसकी तरफ, ई वेक्टर भी इस तरफ, ए वेक्टर भी इस तरफ, ठीक है। मैंने पे दो केस बना रखे हैं। इस केस के अंदर अगर आप देखो तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऐसे रखी हुई डिस्क, तो मतलब एरिया वेक्टर ऊपर है, ये रहा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, माने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको पता है कि थीटा अगर 0 हो, है ना, तो साइन थीटा क्या होता है और कोस थीटा क्या होता है। थीटा अगर 0 हो तो साइन थीटा क्या होता है, 0, और कोस थीटा क्या होता है, 1 माने मैक्सिमम। और अगर 90 हो तो साइन थीटा क्या होता है, 1 यानी मैक्सिमम, और कोस थीटा क्या होता है, 0। अब आप देखो ध्यान से कि आपको कॉमन सेंस से डायग्राम से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको बात बता दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। अब आप ये बताओ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 0 कब होनी चाहिए, इस केस में होनी चाहिए, इस केस में होनी चाहिए, ऑब्वियसली इस केस में होनी चाहिए। अब ये देखो, अगर कोस थीटा के साथ जाते हैं अपन, अगर अपने कोस थीटा के साथ जाते हैं तो इस केस में जब थीटा 0 है तो कोस थीटा इसका इंपैक्ट चला जाता है, ये तो 1 बन गया। अब मैंने अपनी सबसे बड़ी वैल्यू देके चला गया, कोस जो है वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू है क्या, 1 ही तो है, वो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू दे करके चला गया और इसको क्या करके चला गया, मैक्सिमाइज। क्योंकि देखो चेंज होने वाला थीटा ही तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सेम ले रखा है, थीटा ही तो चेंज कर रहे थे, तो उसने सबसे बड़ी वैल्यू दे दी। और इन केस अगर इसकी बात करते तो थीटा नेगेटिव 90 हो गया, और थीटा 90 हो गया तो कोस क्या हो जाएगा, 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एरिया भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी भी है, एरिया भी अभी भी है, पर इसमें से कोई लाइंस नहीं जा रही, तो वो अपने किस तरह से मैथमेटिकली दिखा पाएंगे, अगर हमने कोस लिया होगा, है ना, तो अपने ने क्या लिखा होगा, ई ए कोस ऑफ 90, और कोस 90 क्या होता है, 0, और इस वजह से ये फाई का आंसर आ जाएगा। इन दोनों के होते हुए भी फ्लक्स 0 आ जाएगा, जो कि सही बात है। और जबकि अगर अपने साइन थीटा वाला फैक्टर यूज करें तो साइन थीटा वाला फैक्टर उल्टे रिजल्ट देगा अपने को।
इस केस में फ्लक्स होते हुए भी, क्योंकि थीटा 0 है तो फ्लक्स तो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा लाइन्स जाती हैं इसमें, पर क्योंकि थीटा 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 0। तो फ्लक्स होते हुए भी ये इस सब को ले डूबेगा और क्या कहेगा कि इसमें फ्लक्स है ही नहीं, जबकि फ्लक्स है। और इस केस में जबकि फ्लक्स इसमें से कोई पास नहीं हो रहा, फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही, फिर भी साइन थीटा 0 नहीं होगा, साइन थीटा 0 नहीं होगा और ये क्या बना देगा ई ए। समझ रहे हो बात? 0 डिग्री पे इसने 0 कर दिया और इसने 90 डिग्री पे 0 नहीं करा, जबकि 0 डिग्री पे मैक्सिमम होना चाहिए और 90 डिग्री पे 0 होना चाहिए, जो कि हमें कहाँ से बात मिलती है, कोस से बात मिलती है। और कोस कहाँ से आ सकता है? कोस आ सकता है डॉट प्रोडक्ट से। तो समझे, ये छोटा सा डॉट भी जो लगा है ना, बड़ा सोच समझ के लगा हुआ है कि क्यों लगा है ये। होप आपको समझ में आया होगा, कुछ बर्डन नहीं हुआ होगा फील। और अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि हमने जो डिस्कस किया वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें क्या लेना देना इसका, हमारी बातें ऊपर से जा रही हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, तो यू मे स्किप दिस पार्ट। और अगर सुन लिया तो भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आया तो अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा। अब आगे चलते हैं। इसका वेलकम कर रहे थे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड विद एन एरिया, ये इसकी डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ओके, फिर बात आती है इसकी ऐसा यूनिट की। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद क्या था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स पर यूनिट चार्ज। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक बेसिक चीज़ें जो याद हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली बना लो। तो इसकी यूनिट क्या थी? न्यूटन पर कुलाम। इसकी एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है, ये बन गई। या फिर इसकी जो, अब एक यूनिट से तो सरता ही नहीं है ना, तो इसकी एक स्पेशल यूनिट भी रखी हुई है। क्या रखी हुई है? वेबर। इट्स ऐसा यूनिट इज वेबर, WB। ये है इसकी SI यूनिट। क्लियर? तो ये इसकी SI यूनिट होगी। ओके, फिर अपन ने बात करी थी कि हम बात करेंगे इसकी 1 SI यूनिट की, यानी कि 1 वेबर फ्लक्स कब होगा। तो वो सिंपल सी बात है, 1 वेबर कब होगा, तो आप इसको खोल करके देखोगे तो ये बनेगा फाई इज इक्वल टू EA कोस ऑफ थीटा, EA कोस ऑफ थीटा। अगर आपको 1 वेबर चाहिए आंसर में, अगर आपको आंसर में 1 वेबर चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 1 न्यूटन पर कुलाम करना पड़ेगा, इसको 1 मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा और इसको 1 करना पड़ेगा। और कोस थीटा 1 कब होता है? when the area is along the electric field, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप क्या कहोगे? when, पहले अपने जनरली माइंड में सोचते हैं कि 1 मीटर एरिया स्क्वायर वाली एक डिस्क या कोई भी एक एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया किसी 1 न्यूटन पर कुलाम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो इन द सेम ओरिएंटेशन, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब उसके अंदर जो फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट इज 1 वेबर। तो अब सुनो क्या हुआ इसका मतलब, जो डेफिनेशन बनी, इसकी लैंग्वेज ही बनानी हमें सीखनी होती है, ये चीज़ तो हमें समझ में आ जाती है कि 1 वेबर इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन एरिया, लिंक्ड विद अ यूनिट एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ इन द सेम अलाइनमेंट। ओके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। हो गया जी। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हो कि भी स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको साफ दिख रहा है कि ये तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है तो स्केलर ही होगा, और साथ में 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो बिल्कुल ही क्लियर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है जी। फिर उसके बाद बात करें अगर अपने, तो एक चीज रहती है बस, डायमेंशंस। अब इसके डायमेंशंस कैसे लिख सकते हो, वो आपको लिखने आते हैं। ठीक है, हमने कई बार बात करी है, तो इसके डायमेंशंस आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप इसके डायमेंशंस लिखो। कैसे लिख सकते हो? लास्ट टाइम मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिखवाए थे, अब एरिया के लिखने हैं, और इसके डायमेंशन आप लिखो, और इफ पॉसिबल यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो हमने कहा था 3, 4, 5, 6 चीज़ें हम इसके बारे में बात करते होते हैं, हमने कर ली वो सारी। ये मैंने तुम्हें पहले भी कहा
कि ये जो टॉपिक है वो वैसे चंद मिनटों का टॉपिक है, 5 मिनट, 2 से 5 मिनट, हद मार के 10 मिनट में भी कराया जा सकता है ये, पर अपना शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया हो, बट आई थिंक कि वो ज़्यादा टाइम वर्थ है स्पेंडिंग के, तो इसीलिए थोड़ी वीडियोस लंबी हो जाती हैं अपनी और एक चैप्टर थोड़े ज़्यादा सेशन में चल जाता है। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और डिस्कस करने वाली है, वो है कुछ स्पेशल केसेस, है ना। तो कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं और फिर ये छोटे से टॉपिक को अपने कंप्लीट करते हैं। स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस कौन से हैं? यही हैं जो अपने डिस्कस कर लिए, बस ऑफिशियली नहीं करे थे तो यहाँ पे कर दिए कि वी नो दैट, हमें ये पता है ना, जो फाई है दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मीन्स ई ए कोस ऑफ थीटा। और आपको मैंने लगभग वीडियोस में बताया है कि जहाँ भी मल्टीप्लाई में कोस थीटा साइन थीटा आ जाता है वहाँ पे 2 केस जरूर आ जाते हैं, एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला, क्योंकि इनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो इसके 2 स्पेशल केस हो जाएंगे। एक हो जाएगा व्हेन थीटा इज 0, जब थीटा 0 डिग्री पे हो, यानी कि ये वाला केस, थीटा अगर 0 हो तो कोस थीटा यानी कि कोस 0 वो क्या हो जाएगा 1 मीन्स मैक्सिमम हो जाएगा। और उस केस के अंदर फाई जो होगा वो क्या बनेगा, फाई मैक्सिमम बन जाएगा और उसका आंसर आएगा ई ए। इन दोनों के मैग्नीट्यूड का जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा केस अगर अपने बात करें तो आई थिंक आपको पता है दूसरा केस कौन सा डिस्कस करेंगे अपने, जब थीटा 90 डिग्री हो, इट मीन्स कोस थीटा विल बिकम कोस 90 एंड दैट इज 0 एंड 0 मतलब मिनिमम, है ना, 0 बन जाएगा और 0 तो हमें पसंद है, 0 बन जाएगा। और अगर 0 बन जाएगा तो फाई क्या बनेगा, फाई विल बिकम फाई मिनिमम और दिस विल बिकम 0 एज वेल, क्योंकि 0 मतलब कुआं है ना, उसके साथ कुछ भी डालो वो उसके अंदर चला जाएगा। ओके, वैसे अपने एक और केस भी कर सकते हैं, अगर इस डिस्क को उल्टा करके घुमा दें अपने, जैसे 0 डिग्री पे है, इसको घुमा दें, अगर ये 180 डिग्री पे आ जाए तो एरिया वेक्टर इस तरफ चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, और कोस 180 क्या होता है -1। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो फाई ई ए आ रहा था वो ई ए की जगह, क्योंकि हम माइनस बनाएगा तो ई ए की जगह -EA आ जाएगा, वैसे सिंपल। ठीक है, तो ये कुछ एक स्पेशल केस थे, ये हमारा नया टॉपिक था, इसके बिहाफ पे अब हमारा ग्रैंड टॉपिक स्टार्ट होगा। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज आर गोज लॉ। ठीक है, गोज लॉ, गाउस लॉ, कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो गॉज अंकल हैं ये किस लिए आए हैं, इन्होंने क्या लॉ दिया है, लाइक जैसे ओम्स लॉ था वो आपने पढ़ा हुआ, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वैसे लॉ की बात चल रही थी तो अपने कर ली। गोज लॉ का क्या मीनिंग है, देखो गोज लॉ का मीनिंग है, जैसे अपने अभी भी किया फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसको निकालने का एक तरीका किया कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, खोल के करोगे तो ई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। ये करा, ये हमने करा। पर गोज क्या कहता है, ये कहता है कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर तुम्हें फ्लक्स निकालना है, तो तुम्हें ई वेक्टर ए वेक्टर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक नया तरीका बता रहा हूं। तो क्या तरीका बता रहा हूं, वो उसने कहा कि वो तरीका आज से क्या कहलाएगा, गोज लॉ कहलाएगा। तो सुनते हैं उसने क्या कहा। उसने कहा कि द नेट फ्लक्स माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with an area is equals to 1/epsilon naught times, स्टाइलिश सा कुछ कहा उसने, 1/epsilon naught times the total charge enclosed, most important word, enclosed in the area। ठीक है, तो ये डेफिनेशन उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि किसी भी एरिया से कितना फ्लक्स लिंक्ड है, उसमें से कितनी फील्ड लाइंस पास होती हैं, वो निकालने के लिए एक नया तरीका बता रहा हूं मैं। तो वो तरीका क्या है, वो ये है कि फाई इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स टोटल चार्ज मतलब सिग्मा क्यू लिख देते हैं अपन इसको, सिग्मा
क्यू, कोई भी सिंबल ले लो आप, सिग्मा क्यू मैंने छोटे वाला ले लिया सपोज, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ये कह सकते हो, या फिर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। आई थिंक इट लुक्स नाइस। तो ये कहा उन्होंने, linked with an area is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in that area, उस एरिया के अंदर कितना चार्ज enclosed है। और कई बार यहाँ पे ऐसा भी लिखा होता है, इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा होता है enclosed, ठीक है, नहीं लिखा होता तो सिर्फ बता रखा होता है। सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है इसका कि आप ये सारा मेंशन कर दें। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब तो सिंपल है कि किसी भी एरिया में से अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करो, उस एरिया के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज वो कैलकुलेट कर लो। उस कैलकुलेटेड चार्ज को उस कैलकुलेटेड चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो और आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक स्फीयर है, ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल दिख रहा है पर है ये स्फीयर। सर्कल को स्फीयर जैसा इमेजिन करवाने की क्या टेक्निक है कि आप ऐसा कुछ बना दें, ठीक है। तो अगर ये स्फीयर लग रहा है, नहीं लग रहा तो भी मान लेना कि अगर इसके अंदर फॉर एन एग्जांपल कि एक चार्ज है और ये चार्ज है प्लस क्यू, कितना चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा फाई वो कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अगर इन केस इसके अंदर एक और चार्ज होता प्लस क्यू, मतलब अब इसके अंदर फ्लक्स कितना हो जाता 2q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अगर दो चार्ज हो जाते तो अब इसका फ्लक्स ये ना हो करके ये हो जाता 2q अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्लियर? बिल्कुल इजी सी बात है, इजी सा लो है। अगर इसमें इस तरह से दो चार्ज होते, एक पॉजिटिव q एक नेगेटिव q, तो अब आप देखो अब टोटल चार्ज कितना बनेगा प्लस क्यू माइनस क्यू 0। अगर 0 तो फ्लक्स क्या बनेगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट, और हम इतने तो समझदार है कि 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं समझते अपने, तो फाई इज इक्वल टू 0 आ जाता है इस केस में। क्लियर? तो ये कहा उन्होंने कि उस एरिया के अंदर कितना चार्ज है वो आप टोटल कर लो, उसको एप्सिलॉन नोट से डिवाइड कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद एन एरिया का। अब इस रिलेटेड कुछ एक और एग्जांपल करके देखते हैं अपन, ठीक है, इनको हटा दिया जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर एक हेमिस्फीयर हो, ठीक है, अगर एक अच्छा नहीं बना ये, तो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। अगर एक हेमिस्फीयर हो, ठीक है, लुक्स लाइक ए हेमिस्फीयर, इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, मतलब जो सर्कल का सेंटर है वहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ था और उसमें से अपने ने आधा ही जो स्फीयर है वो कंसिडर किया, और चार्ज कितना है प्लस क्यू। अब इस एरिया से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं, कितना होगा, इसका आंसर आएगा क्या, कैन यू गेस? आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। तो ये आएगा क्यू बाई 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों आएगा इतना? क्योंकि ये जो चार्ज है तो बॉर्डर पे है ना, पूरा स्फीयर होता तो इसको अपने क्यू मानते। अब ये आधे स्फीयर के अंदर, क्योंकि सेंटर पे है ना, तो आधे स्फीयर के अंदर इसका आधा ही पार्ट रहेगा, बाकी आधा पार्ट कहाँ रहेगा आधे वाले हेमिस्फीयर में। इट मीन्स फिलहाल हमारा जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है क्यू बाय हाफ, आधा, और बाहर कितना है आधा। और इन्होंने क्या कहा था, घोष अंकल ने क्या कहा था, घोष अंकल ने कहा था सिर्फ अंदर वाला लेना है, बाहर वाला नहीं लेना। तो इट मीन्स क्यू बाय 2 लेना पड़ेगा आपको। क्लियर होगी बात? इसी तरीके से अपने और जगह भी जा सकते हैं। लाइक आपको ऐसा कुछ कहा हो, क्यूब दे रखा हो, है ना, स्फीयर की बात कर रहे हैं, क्यूब भी तो दिया हो सकता है। अगर आपको क्यूब दे रखा हो, अब क्यूब के अगर सेंटर पे चार्ज दीजिए जितना भी, तो उतना ही चार्ज टोटल कर लोगे आप, अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा दोगे। प्लस अगर ये वाला केस देखें, इसकी दीवार पे एक चार्ज रख दिया, ठीक है, मान कि जो हमारा एक रूम है इसको अगर क्यूब मान लें, तो इसकी वॉल, इसकी जो दीवार है उसके बिल्कुल बीचों बीच एक फुटबॉल फंसा दी जाए, तो अब उसका आधा हिस्सा इस तरफ होगा, आधा हिस्सा उस तरफ होगा। तो इस पूरे रूम में, ठीक है, इमेजिनेशन करो, जोड़ो उसको रियलिटी से, इस पूरे रूम में उस फुटबॉल का, उस चार्ज का कितना हिस्सा है आधा।
आधा हिस्सा है, तो इट मीन्स इस केस में भी अगर ये फुटबॉल का चार्ज q है तो यहाँ पे भी फ्लक्स कितना होगा, q/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच गिव्स अस q/2 एप्सिलॉन नॉट। काफ़ी सिंपल लो था ये, है ना। तो उस पर कुछ एक सिंपल से हमने ये क्वेश्चन कर ली। इस तरह से और भी अपने ट्राई कर सकते हैं। ओके, अब अपने अगर बात करते हैं आगे, तो थोड़ी सी डिटेल चर्चा, डिटेल्स बारीकियां इसमें भी सीख सकते हैं। हर जगह सीख रहे हो तो यहाँ कैसे मिस करें। देखो, ये लो लगाने के लिए आपको हमेशा एक सरफेस एज्यूम करना पड़ेगा। कुछ एक बातें आप सुन लो। यहाँ पे ये लो है तो बहुत ही आसान है, पर इसके साथ कुछ स्टार लगा हुआ है। स्टार लगाओ, समझते हो, कहीं पे लिखा होता है कि आईफोन खरीदे मात्र 1 रुपये में, स्टार, है ना। बाकी मासिक किस्तों में, तुम्हें 1 रुपये में तो कोई नहीं देगा ना। कोई भी चीज़ पे लिखा होता है सिंगापुर ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री, स्टार, ओनली रजिस्ट्रेशन फीस दिस मच रुपीज़। तो स्टार मतलब TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और वो TNC क्या है, उसके अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन है, क्या, कि ये जो भी रूल लग रहा है, दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस में लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये गॉसियन सरफेस क्या चीज़ है, सिंपल सरफेस ही होगा क्या, ये क्या कुछ और है। तो अब जो कंडीशन है ना, वो इसके लिए है कि हाउ टू फाइंड अ गॉसियन सरफेस, व्हाट इज अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस, कोई एक सरफेस गॉसियन सरफेस कब बनता है, सुनो। पहली बात तो ये कंडीशन होनी चाहिए दैट द सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो सिंपल चीज है कि जो सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ आपने ओपन छोड़ रखा है, एक बंद सरफेस होना चाहिए, उसको अपने कहते हैं गॉसियन सरफेस, उसको अपने कह सकते हैं। दूसरा, दैट मस्ट बी सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, वो सिमेट्रिक होना चाहिए। तीसरा ये है कि उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बारीकियां हैं। वैल्यू ऑफ E वेक्टर मस्ट बी सेम एट एवरी पॉइंट। ऐसा कहीं दिखता है आपको तो उस सरफेस को आप पकड़ लो और उसको कह दो गॉसियन सरफेस, उसके अंदर ये रूल लगा दो। ठीक है, तो दिस वॉज द गोज लो। वो कुछ एक नकली से एग्जाम्पल थे, सिंपल से कह दे तो ज़्यादा अच्छा वर्ड है। फिर ये कंडीशन है कि ये कहाँ लगता है, गॉसियन सरफेस पे ही लगता है। ठीक है, और गॉसियन सरफेस की ये कंडीशन है। इसकी एक और फॉर्म भी है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, तो E वेक्टर डॉट A वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। और जैसे यहाँ पे सिग्मा Q मैंने छोटा Q लिखा था, वहाँ कैपिटल Q लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, Q इज अ सिंबल ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक और फॉर्म भी आपको देखने को मिल सकती है इस तरह से, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, A वेक्टर की जगह DA वेक्टर और साथ में लगा हुआ है इंटीग्रेशन और इज इक्वल टू अगेन सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्म का क्या मतलब है कि लाइक ये दिखाता है, ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ये भी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। पर कई बार अपने क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स निकाल के पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं, तो मीन्स ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है। रूल 1 इसको कहने के फॉर्म ये 3 है। क्लियर, अब अपने करते हैं इसका प्रूफ। सो स्टार्ट करते हैं अब अपने इसका प्रूफ कि जो हमने गोज लो सीखा, हमने एक तो फ्लक्स का कन्वेंशनल तरीका सीखा, प्रॉपर तरीका, जिसमें E वेक्टर डॉट A वेक्टर करते हैं अपने फ्लक्स निकालने के लिए, या फिर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं। अब बीच में गोज भाई साहब आगे ये क्या कर रहे हैं कि भाई आपको इतना सारा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास गॉसियन सरफेस अवेलेबल है, माइंड में रखना ये चीज़, अगर आपके पास गॉसियन सरफेस अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, सिर्फ चार्जेस का टोटल करना है, एप्सिलॉन से डिवाइड करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब अपने चेक करते हैं कि वैसे है भी आसान ये चीज़, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो बंदा कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर सही कह रहे हैं तो हम इसको अपना लेंगे, है ना। तो ऐसा करते हैं, एक स्फीयर एज्यूम कर लेते हैं। हमारा एज्यूम करने में तो कुछ
ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है, तो हमने एफर्ट लगाए बिना एज्यूम कर लिया इट लुक्स लाइक स्फीयर। अगर नहीं लग रहा तो एज्यूम कर लेना भाई। तो एक स्फीयर ले लिया, स्फीयर के सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, चार्ज Q, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस चार्ज Q की वजह से इस स्फीयर में, मतलब एक आपने फुटबॉल ले ली, फुटबॉल के सेंटर पे आपने एक छोटी सी कोई मार्बल यानी कि कांच की गोली रख दी, वो आपका एक चार्ज है, और ये पूरी एक आपकी बॉडी है, ये एक एरिया हो गया। इस एरिया में से कितना फ्लक्स लिंक्ड है वो अपने दोनों तरीके से निकाल के देखते हैं, और देखते हैं कि क्या गोज वाला आंसर हमारे आंसर से, जो कि हमारा E.A वाला है, उससे मैच करता है या नहीं करता। ठीक है, टारगेट आपको पता चल गया, एज्यूम क्या किया वो आपको पता लग गया। तो एक स्फीयर हमने एज्यूम किया, और स्फीयर का रेडियस आप सपोज करें कि आपने R ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, छोटा R, बड़ा R, SP, जो आपका मन करे। अब आप देखो कि पहली बात यह है कि अपने को दोनों लो से आंसर निकालने हैं। गोज लो आसान है, उसका आंसर पहले निकाल के छोड़ देते हैं कि गोज लो क्या कहता है। गोज लो के अकॉर्डिंग इस जो स्फीयर है, ये जो शेप हमारे पास, इस स्फीयर में से कितना फ्लक्स होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू गोज लो, अकॉर्डिंग टू गोज लो जो फ्लक्स है, फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस फाई, ये होना चाहिए कितना, उसने कहा था टोटल चार्ज, तो सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, Q ही तो है, तो इट मीन्स ये कितना होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो फाई होना चाहिए, ये होना चाहिए Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया गोज लॉ के अकॉर्डिंग। फिर अपने निकालेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड। पर एक और चीज मैंने आपको अभी भी कही थी कि गोज लॉ जब भी लगाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोज लॉ जहां पे आपने लगाया है वो गोजियन सरफेस होना चाहिए। तो आपको एक चेक करना पड़ेगा कि क्या ये स्फीयर कैन बी एज्यूम्ड एज अ गोजियन सरफेस। आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कि ये क्लोज्ड होना चाहिए, फुल फिट, स्फीयर इज अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। सेकंड, ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम होनी चाहिए। तो ये देखो, क्योंकि ये सेंटर पे चार्ज है और ये एक स्फीयर है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R² ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। K सेम है, मीडियम सेम है, Q सेम है, चार्ज एक ही है, R बिना डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। स्फीयर के अंदर आपको पता है कि हर पॉइंट, एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द स्फीयर is at equal distance from the center which is known as radius. It means इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दिस सरफेस इज अ गोजियन सरफेस, और ये चीज आपको लिख करके आनी पड़ेगी, कम से कम आपको मेंशन तो करके आना पड़ेगा कि दिस इज अ गोजियन सरफेस, ताकि इसको पता लग जाए कि यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गोजियन सरफेस, दैट द गोज लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन द गोजियन सरफेस। ओके, तो ये लग गया गोजियन सरफेस के अंदर रूल इसका। अब भी मतलब कि इक्वेशन हमारी वेरीफाइड होगी कि इक्वेशन लग सकती है। अब हमें काम करना है नाउ, मतलब अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, नाउ वी विल फाइंड द फ्लक्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंशनल मेथड। तो उस कन्वेंशनल मेथड के लिए आप याद करें दिमाग में कि वो क्या था, वो था फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ओके, या फिर आपको बताया था कि आप कैसे निकाल सकते हो, आप उसको निकाल सकते हो इसके बजाय फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। आप एक छोटा फ्लक्स निकाल लो, फिर उस छोटे से फ्लक्स की हेल्प से आप इंटीग्रेट करके बड़ा फ्लक्स निकाल सकते हो, यानी कि टोटल फ्लक्स निकाल सकते हो। तो अपने क्या करें, एक छोटा एरिया एज्यूम कर लेते हैं, जहां पे अपने उस एरिया की वैल्यू, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उनके एंगल को रख करके छोटा फ्लक्स निकाल लेंगे। आपको देखो ये सर्कल दिख रहा है, बट आपको इमेजिनेशन ऐसी रखनी है कि सेंटर में रखा हुआ है ना, ये हमने कहा था एक फुटबॉल काफी बड़ी सारी मान लो फुटबॉल, उसके सेंटर पे एक मार्बल रखी हुई है, कांच की गोली, उसमें से जो चार्ज निकल रहा है, फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उसकी कैलकुलेशन हो रही है। अब फुटबॉल पे देखो, आपको पता है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, वो हेक्सागन, ऑक्टागन शेप के, तो वो वाला जो ब्लॉक है वो एक एरिया मान सकते हो आप। यहां पे अपने एक छोटा सा एरिया मान लिया इस जगह पे, ठीक है, यहां तक अपन ने डिस्टेंस ड्रॉ कर ही रखा है। सपोज आप इसको पॉइंट P कह सकते हो, या इस एरिया को आप कहो तो ये एरिया D है, ये सर्कुलर शेप का एरिया होगा। अब यहां से कैसे दिख रहा है, इस तरह का ओवल सा दिख रहा है ये, बट एक्चुअली में कैसा होगा, सर्कुलर एक पैच बनेगा, वो एक एरिया हमने जूम कर लिया, जिसका एरिया कितना है DA। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, बड़ा लिख देता हूं, क्लियरली विजिबल हो जाए। अच्छा, अब मैं वेक्टर लगाने लगा था, फिर मैंने हटा दिया। अब देखो कि आपको बताया था अभी कि जो एरिया है वो वेक्टर होता है, और वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है, नॉर्मल आउटवर्ड्स। इट मीन्स ये कहां होगी, इस तरफ।
डी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, ये डी ए वेक्टर की वैल्यू निकलेगी। क्लियर? ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होंगी? इस जगह पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? आपको पता है कि ये चार्ज जो भी अपने सोर्स चार्ज लेते हैं वो अपने कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव मतलब एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वेक्टर भी इधर, डी ए वेक्टर भी इधर, तो मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, वो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? डी फाई इज इक्वल टू, ये लिख रखा था आपने, तो इसके जगह पे आपका आंसर आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई टाइम्स डी ए। क्लियर? और अगर आप वैल्यू रखो ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो निकाल सकते हो ना आप किसी एक पॉइंट, इधर किसी भी एक पॉइंट पर। कैसे निकाल सकते हो? अभी फॉर्मूला लिखा था के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के क्यू कैपिटल क्यू है, आर स्क्वायर, आर कैसा है हमने स्मॉल लिया है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स डी ए। ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लक्स आ गया। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। अब आप क्या करोगे? नाउ इंटीग्रेटिंग ऑल ओवर द सरफेस, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑल ओवर द सरफेस फॉर टोटल फ्लक्स। ठीक है, कर देते हैं इसको। तो हमारे पास आया फाई, फाई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई या फिर इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए। अब आप देखोगे तो के कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, ये सारा बाहर आ जाएगा। ये इतना इतना कितना कितना इतना इतना ये सारा बाहर आ जाएगा। एरिया का इंटीग्रेशन होगा जस्ट, तो फाई विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर टाइम्स एरिया। एरिया क्या बनेगा? ठीक है, तो एरिया का इंटीग्रेशन बचेगा बस ये। और आपको पता होना चाहिए कि पूरा एरिया ये है किसका? एरिया ऑफ द स्फीयर, एंड एरिया ऑफ स्फीयर इज 10th का बच्चा जानता है, मतलब 10th करा हुआ। देखो इस के को मैं खोल के लिख दूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको खोल के लिख दूं क्योंकि इसके साथ कुछ होने वाला है अभी। के क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और टोटल एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। अब होगी लड़ाई, आर स्क्वायर 4 पाई पाई, एक साथ भी काट सकते थे वैसे, पर काटने में मज़ा मिलता है, तो ये कट गया। क्या बचा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात मैच हो रही है? बिल्कुल हो रही है। हमारा जो रिजल्ट है वो गोज अंकल के रिजल्ट से मैच कर रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू क्यू, ऊपर क्यू नीचे एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3rd। और अब अपने क्या कहेंगे? क्या कहें? क्या कहने के लिए बाकी क्या बचा? अब बस यही कहोगे आप कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 इट इज क्लियर दैट गोज लॉ इज वैलिड या गोज लॉ इज वेरीफाइड, हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम। हो गया, हमने जो करना था काम प्रूफ कर दिया हमने, तो हेंस द डिफेंस रेस्ट। काम खत्म। मतलब गोज अंकल जो बता रहे थे वो सही बता रहे थे, बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, गोजियन सरफेस वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हाफ मार्क्स चला जाएगा आपने अगर गोजियन सरफेस को मेंशन नहीं करा तो। क्लियर? अब अपने आगे करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशंस, गोज लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। अब अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके आगे के एप्लीकेशंस। तो होपफुली आपको यहाँ तक का सारा समझ में आया होगा, और जो भी अपने छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हैं, जो नॉलेजफुल बातें करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा सेशन भी हमारा शायद लंबा हो जाता है, तो होपफुली आपको वो अच्छी लगती होंगी और समझ में आती होंगी और आपको अपने ग्रुप से स्टैंड अपार्ट करने में हेल्प करें। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक